नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी का एडू मंथन पर, जहां मंथन होता है विचारों का और फिर हम डाउट्स से डेस्टिनी की ओर बढ़ते हैं। रुको रुको रुको, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आपको अभी नहीं करना है, आप तब करिएगा। पहले आप अपना 10 to 15 मिनट्स हमें दीजिए, ज़रा इसको सुनिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में ये 1% भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब फिर ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं इनमें से जो आपको पसंद आए वो आप करिएगा। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी 2025 का एग्ज़ाम होना है 22 अगस्त को। ठीक है, तो हमारे पास बचे हैं टोटल 51 डेज़। अरे क्या कह रहे हो सर, 51 डेज़ नहीं है, बाकी के डेज़ कहाँ चले गए? समझाता हूँ वो बाकी के डेज़ कहाँ गए। ये ऑप्शनल के लिए आपके पास 51 डेज़ हैं। देखिए होगा क्या, ये 2024 का टाइम टेबल है, अभी 25 का आना बाकी है। 2025 का टाइम टेबल अभी आया नहीं, तो एक्सपेक्टेड वैसे हर साल लगभग यही टाइम टेबल यूपीएससी फॉलो करता है, फिर भी हम एक एक्सपेक्टेड ही मान के चलते हैं कि 22 अगस्त को आपका एसए का पेपर होगा, 23 अगस्त को GS1 GS2 का पेपर होगा, 24 अगस्त संडे को आपको GS3 GS4 का पेपर देना होगा। उसके बाद आपका 5 दिन का, मंडे टू फ्राइडे आपका 5 दिन का गैप है। इस 5 दिन में आपको धुआंधार पढ़ाई करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शनल की। इसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगले वीकेंड पे यानी 30 अगस्त के दिन क्या पढ़ने वाला है, इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश। ये 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं, जिसमें से आपको यानी 75 प्लस मार्क्स लेके आने हैं द आउट ऑफ 250। तो आपको ये 75 लाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होते। अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो हिंदी में 75 ईजिली आ जाते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंडेटरी है, आपको बेसिक आना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 पेपर आप प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो क्वालिफाइंग पेपर, मेंस के क्वालिफाइंग पेपर को नहीं पास कर पाते हैं। इट्स लाइक अ सीसेट। यूपीएससी का ये प्रीलिम्स वाला जैसे सीसेट लोगों को रोकता है, वैसे ये 2 पेपर हैं, बहुतों के लिए हर्डल बन जाते हैं। बट अगर आप ठीक से प्रिपरेशन करेंगे इसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। जो मेन गेम आपका आने वाला है वो है 31 अगस्त के दिन, संडे के दिन आपको ऑप्शनल पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 2 देना है। तो बेसिक एग्ज़ाम, बेसिक टाइम टेबल आपको हमने समझा दिया। देखिए ये रहा हिंदी, जितने भी ऑप्शनल जिसका भी जो होगा उसका पेपर फर्स्ट इस दिन होगा 31 अगस्त को, और पेपर 2 शाम के टाइम होगा। उसका टाइम भी आप देख सकते हैं 9 बजे। हाँ ये एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो 9:30 पे होता है स्टार्ट, और ये स्टार्ट होता है 2:30 पे ही। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स वाला पेपर की वजह से बहुत सारे लोगों को दिमाग में माइंडसेट में बना रहता है कि 9:30 बजे से पेपर, बट ऐसा नहीं है। सुबह 9 बजे से पेपर होता है, 9 से 12 है ये, और 2:30 से 5:30 है। तो ये टाइम का भी ध्यान रखिएगा। तो हमने इस प्रिपरेशन को, जो 51 डेज़ है, इसे हमने किस तरीके से बांटा है, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारी प्रिपरेशन मैंने जो प्लान किया है वो 21 जून यानी कल से स्टार्ट करने के लिए हमने प्लान किया है। तो यानी जून में हमारे पास टोटल 10 डेज़ बचे, जुलाई में पूरे 31 डेज़, और अगस्त में मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 डेज़ तक ही आप ऑप्शनल प्रिपेयर करेंगे। जो बाकी का ये जो 12 डेज़ है, ये 12 डेज़ आप हाइपर फोकस्ड हो जाएंगे जीएस पेपर्स के लिए। तो इसलिए हमने जो प्लान किया है, हमारी टीम ने वो प्लान ये किया है कि हम फर्स्ट फेज़ का रिवीजन जो है वो 35 डेज़ में करेंगे। अच्छा, हमने इसे 2 फेज़ में क्यों रखा है प्रिपरेशन का? देखिए ये प्रीलिम्स का गेम नहीं है। प्रीलिम्स में आपको एप्टीट्यूड चाहिए। उस एप्टीट्यूड में क्या होता है, अगर आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप हो गया तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन दिया, उसके ऑप्शंस दे दिए, 1 2 3 4 ऑप्शंस दे दिए, आंसर आपके सामने है। इस क्वेश्चन को पढ़ा, इन चारों में से एक आपको चूज़ करना है। दैट मीन्स कि आपको मेमोराइज़ कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना एक माइंडसेट रखना है। आपको बेसिक हल्की सी भी इन्फॉर्मेशन हुई, थोड़ी सी भी आसपास लगते हुए इन चारों ऑप्शन में से, तो आप सही टिक के मार सकते हैं। बट यूपीएससी मेंस में ये चीज़ नहीं काम करेगी, क्योंकि मेंस में आपका सारा गेम मेमोरी का है। मेमोरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे,
ऑल्दो आपको हाँ एक क्राइटेरिया और भी है, आपकी स्पीड, आपकी आंसर राइटिंग स्पीड तेज़ चाहिए। दूसरा आपको आंसर राइटिंग स्किल्स चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको अच्छे नंबर दिलवाती है। आप जितना अच्छा रट्टा मार के चलेंगे आप उतने तेज़ी के साथ लिख पाएंगे, क्योंकि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स कि लिखना कैसे है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको मार्क्स बढ़ाने में मदद करती हैं। हाँ, तो फेज़ 1 फेज़ 2 का पीछे का लॉजिक ये समझिए कि आपके आँखों के सामने से वो सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कम से कम 2 से 3 बार गुजरें। तो हमने इस तरीके से प्लान किया है कि आपके आंखों के सामने से वो 3 बार गुजरे, एक बार नहीं 3 बार वो सिलेबस, पूरा सिलेबस आपके आंखों के सामने से 3 बार गुजरेगा। तो आपकी मेमोरी मसल्स जो हैं वो उसे रिकॉग्नाइज कर सकें और फास्ट तेज़ी से वो आपको याद दिलाएंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फर्स्ट फेज़ में आपको सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा कि आप याद करें, रट्टा मारें। दूसरा काम साथ ही साथ क्या होगा, आंसर राइटिंग भी करनी है आपको। अभी आगे शेड्यूल जो बनाया है उसमें आपको दिखेगा। सेकेंड फेज़ में क्या रहेगा, कम दिन, यहाँ देखो 35 डेज़। दूसरे में आप फेज़ में आपको 16 दिन। थर्ड फेज़ 5 डेज़। ये कौन सा 5 डेज़ है, वही जो 25, 26, 27, 28, 29 वाला जो 5 दिन का गैप होगा, उस 5 दिन में आपको क्या करना है। देखिए फर्स्ट फेज़ कल से शुरू हो जाएगा, 25 जुलाई तक चलेगा। ये वैसे मैंने प्लान 20 जुलाई तक का किया था, बट बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, ब्रेक की भी ज़रूरत होती है थोड़ा आपको सेटल करने के लिए, इसलिए ये 5 दिन मैंने और एक्स्ट्रा खींचा। यहाँ पे थोड़ा सा शेड्यूल हमने रीसफल किया। खैर 21 जून से 25 जुलाई तक आपका फर्स्ट फेज़ का रिवीजन चलेगा। इसमें आपको इंटेंस रिवीजन करना है, इसमें कोई कोताही नहीं कर सकते आप सर। दूसरा फेज़ जो है वो 16 दिन का रहेगा, आप ऑलमोस्ट हाफ है। इसमें आपको ज़्यादा फोकस होगा आंसर राइटिंग पे और रिमेंबर करवाने के लिए। देखिए पहला फेज़ आपका डन हो जाएगा 25 जुलाई को, सेकेंड फेज़ आपका 10 अगस्त को डन हो जाएगा। 10 अगस्त से 20 अगस्त तक आप हाइपर फोकस्ड हो जाएंगे जीएस पेपर्स पे। इसलिए आपको मैं नहीं बोलूँगा कि ये हाइपोथेटिकली कि नहीं आप लास्ट के 10 डेज़ आप फोकस करिए ऑप्शनल पे, जो कि जेन्युइनली नहीं बनता, लॉजिक भी नहीं बनता उसका। अगर आप जीएस के 4 पेपर पे फोकस करेंगे प्लस एसए पे तभी आपके नंबर इधर ज़्यादा उठेंगे। इधर आपको एटलीस्ट 400, लीस्ट नहीं मतलब मैक्सिमम 400 के आसपास टारगेट करना है। इसमें एटलीस्ट आपको 120 प्लस टारगेट करना है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए सर, आप जितना ज़्यादा टारगेट करेंगे आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी। जितना लो आप टारगेट करने की कोशिश करेंगे उतनी लो प्रिपरेशन में आप खुश हो जाएंगे। अगर आप 400 टारगेट करोगे तो आप 400 के बराबर की मेहनत करोगे, उतने लेवल के अपने एफर्ट्स डालोगे। जब इस लेवल का एफर्ट होगा तो मैं कहता हूँ 400 नहीं सही, आप 350 तक तो आओगे सर। शाहरुख खान साहब की एक लाइन है, आप आसमान टारगेट करोगे तो 10वीं मंजिल तक तो पहुँच ही जाओगे। तो ये प्रिपरेशन में आपको भी नहीं पता एग्जैक्टली कितना कहाँ आएगा, बट हाँ आप अपना टारगेट बढ़ा लेके चलेंगे तो पहुँच सकते हैं उसके आसपास। ठीक है, तो एक काम जो आप कर सकते हैं इन 12 दिनों में, हाँ एक चीज़ आप ये फिर बोल सकते हो सर 20 अगस्त, अरे 22 को है ना पेपर, बीच के ये 21 और 22 क्या करेंगे। देखिए सर, ये प्रीलिम्स का गेम नहीं है। प्रीलिम्स में आपको बोला जाता है कि अगर 25 मई को पेपर था तो 24 मई तक आप पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ो। मेंस का गेम है, आपने इंटेंस रिवीजन किया है, आपने अच्छा खासा पेन चलाया है, लिखा है, आपके हाथ की मसल्स को रेस्ट चाहिए। तो आप 21 और 22 सॉरी हाँ 20 तारीख को शाम से लेके 21 तारीख के पूरे दिन, एक दिन का प्रॉपर आप रेस्ट लीजिए, अपने ब्रेन को रिलैक्स करिए, प्रॉपर नींद लीजिए, सो दैट कि 22 की सुबह जब आप एसए का पेपर लिख रहे हो तो आपके हाथ की मसल्स रिलैक्स्ड हों और अच्छे से परफॉर्म कर सकें, स्पीड मैनेज कर सकें आप। इस दौरान देखिए एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप मैनेज कर पाएँ तो 1 से 2 घंटा किस काम के लिए दे सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एग्जाम्पल्स को मेमोराइज़ करिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, ये जो हमारी प्रिपरेशन चलेगी 51 दिन की, इन 51 दिन में आपको डेली मेमोराइज़ करना ही करना है सर। आपको एग्ज़ाम्पल का, हाँ मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ये कि मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स का एक सिंगल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे।
आपको अगर आपने अपना कोई खुद का नोट्स नहीं बनाया है तो मत बनाइएगा, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नोट्स नया बनाए। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एडेड हैं, सारे संदर्भ लिखे हुए हैं, सबके इंट्रोडक्शंस लिखे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स लिखे हैं, क्रिस्प नोट्स हैं। वो अप्रॉक्स 150 पेजेस का है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। आपके पास जो अपना ओरिजिनल नोट्स है उसके साथ इसे ऐड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इसे आप अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और फिर आते हैं हम थर्ड फेज़ ऑफ रिवीजन में। आपने 24 अगस्त तक अपना GS 4 तक पेपर निपटा दिया है, आप डन हैं। 25 अगस्त की सुबह से आप अपने ऑप्शनल के लिए 25 से 29 के लिए ये लग जाइए। 25 की सुबह थोड़ा सा रिलैक्स लेके फिर अपना प्रिपरेशन करिए ऑप्शनल के लिए। इस वाले फेज़ में, इस 5 दिन के फेज़, आप ये भी सोच सकते हैं सिर्फ 5 दिन के फेज़ में कैसे क्या होगा। सर होगा, क्योंकि इस टाइम पे फुल टाइम प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल की हो रही होगी। न GS की टेंशन है, न आपको एथिक्स की टेंशन, एसए की टेंशन, सब खत्म हो चुकी है। आप ऑलरेडी सारे पेपर 5 जो हैं एसए प्लस GS के 4 पेपर निपटा के आ चुके हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो चुका है। आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी थी, आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम में परफॉर्म कर दिया है। अब आपको सिर्फ इन 5 डेज़ में ऑप्शनल ही प्रिपेयर करना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। नो न्यूज़पेपर, नो एक्स्ट्रा थिंग्स। डेली एटलीस्ट, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना है उस दिन, सिर्फ पढ़ाई नहीं। ये ऑप्शनल मेंस का जो गेम है इसमें आप कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रोड्यूस करना इम्पोर्टेंट है। आपने कितना मगअप कर लिया उससे मतलब नहीं है। मगअप तो आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ दिमाग में रहता है, बट उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपकी सिर्फ ये कॉपी जाएगी। इस कॉपी में आपने जो लिखा होगा, डायग्राम बनाया होगा, ये चीज़ें एग्जामिनर को दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। आपने कितने साल प्रिपरेशन की, कितना पढ़ा, कुछ नहीं। तो कोशिश करिएगा इन 5 दिनों में एक पेपर एटलीस्ट 2024 का, 23 का, 22 का। वैसे मैंने आगे के प्लान में 2022-23 तक का किया है, बट ये 23-24 के किया हुआ है। 22 का ये उनके लिए है जो मैनेज कर सकते हैं, जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है, वो सिर्फ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो आप आंसर राइटिंग ही करिए। आप इस नंबर को 21 भी ले जा सकते हैं, 20 भी ले जा सकते हैं। ध्यान रखिए 2017 के बाद से ट्रेंड बदल चुका है। 2017 के बाद से मेंस, आप खुद PYQ उठा के देखिएगा, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आप अगर उसके पहले के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत गोलू मोलू से होते थे कि गोदान में दी गई मार्मिकता, गोदान में ये प्रेमचंद की मार्मिकता पर वर्णन करी, बहुत गोलू मोलू क्वेश्चंस आते थे। बट अभी जो आ रहे हैं क्वेश्चंस वो थोड़े से पेचीदा होने लगे, क्योंकि हर एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस बनाता है, बनाते उसके भी एक एग्जॉस्ट होने की लिमिट होती है। तो वो एग्जॉस्ट होके आपको फिर कुछ नए क्रिएटिव चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप ये पूछ सकते हैं कि क्यों ऑप्शनल पे इतना फोकस करना है। सर, उसके पीछे का लॉजिक, मैम इसके पीछे का लॉजिक ये है कि UPSC 2024 का जो रिज़ल्ट आया है उसने ये दिखाया कि ट्रिनिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ट्रिनिटी क्या है देख लीजिए। ट्रिनिटी क्या है? एसए, ऑप्शनल, GS 4 पेपर। ये 2 गेम ऐसे हैं जिनको आपने अगर अच्छे से टारगेट कर दिया तो ये 120 प्लस का अगर आपने इसमें स्कोर अर्जित किया तो आपकी गेम चेंज कर देगा। ऑप्शनल में क्या है? ऑप्शनल में मैंने जो मार्कशीट अभी तक देखी है उसमें लोएस्ट मार्क्स अप्रॉक्स 110 थे, हाईएस्ट मार्क्स अप्रॉक्स 271 है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका हिंदी साहित्य में, जबकि हम हिंदी साहित्य वाले जो छात्र हैं, हमारा हाईएस्ट कितना गया? 271। इंग्लिश में जो बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं उनमें 300 तक भी स्कोर गया है। तो आप ये गैप देख रहे हो सर, अप्रॉक्स 21 मार्क्स का। एक मार्क्स आपको लिस्ट के बाहर या लिस्ट के अंदर कर सकता है, बट यहाँ गैप 300 टू 271 है। इस गैप को आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, इसलिए आपको हाइपर फोकस्ड होना पड़ेगा, तेज़ी से ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, हमें क्या क्या करना है। एक पेपर की स्ट्रैटेजी समझाता हूँ, सिंपल हमें पेपर को अप्रोच कैसे करना है। देखिए, ये पेपर 1 है, पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में खंड का सेम पैटर्न। जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 में 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन और 5th क्वेश्चंस कंपलसरी है। बाकी पेपर फर्स्ट एंड 5th
यहाँ पे होगा, फर्स्ट यहाँ से आता है, फिफ्थ यहाँ से आता है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, रेस्ट 3 क्वेश्चंस, चाहे 3 क्वेश्चंस का रेशियो ऐसा होना चाहिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से हो, एक यहाँ से हो, जो लास्ट का तीसरा क्वेश्चन है वो चाहे यहाँ से हो या यहाँ से हो, इन दोनों में से किसी एक से आपको चूज़ करना है। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है वो इस तरीके से है कि देखो, टोटल जो पेपर बनता है खंड का जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है वो 200 नंबर का आता है, जिसमें से 50 नंबर अनिवार्य विषय का होता है, अनिवार्य क्वेश्चंस का होता है, यानी 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। वैकल्पिक क्वेश्चंस कितने हैं, 3 क्वेश्चंस का था सेट 150 नंबर के, जिसमें पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, दूसरा 15 नंबर का, तीसरा 15 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। ठीक, सेम पैटर्न आपको सारे उस खंड में मिलेंगे। खंड खा में इसमें भी मिलेगा, पेपर 2 के खंड खा में भी यही मिलेगा, पेपर 2 के खंड खा में भी सेम पैटर्न मिलेगा। तो हमने क्या टारगेट किया है, आप स्टैटिस्टिकली सोचिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, पेपर 1 खंड का जो है इसके टोटल 11 टॉपिक्स हैं, खंड खा के जो हैं आपके इतने सारे टॉपिक्स हैं। सिलेबस ही देख के आपको समझ में आ रहा है कितने सारे लोगों के बारे में पढ़ना है, कितना इतिहास पढ़ना है। तो समझदारी क्या कहती है, इसमें कंटेंट आपको ज़्यादा रटना पड़ेगा, इसमें उदाहरण भी आपको ज़्यादा रटना पड़ेगा, इसमें आप उदाहरण के साथ गलती नहीं कर सकते। भाषा खंड के साथ क्या फ़ायदा है, टफ जो चीज़ इसकी डिफ़िकल्टी जो है, जो इसकी बुराई है, वही इसकी अच्छाई भी बन के निकलती है। कैसे, देखो, भाषा खंड क्या है, एकदम मैथमेटिक्स के तरीके से है। अगर अपभ्रंश में कोई चीज़ जो बदली है एग्जैक्ट आपको याद है तो याद है, अदरवाइज़ नहीं, आप ब्लफ नहीं खेल सकते। आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, आप गलत चीज़ें नहीं कोट कर सकते। लेकिन यही चीज़ें इसका फ़ायदा भी बन जाती है कि सपोज़ अपभ्रंश में आपको 5 पॉइंट लिखने थे या 7 पॉइंट 10 पॉइंट, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिखने थे, आपने 7 पॉइंट लिख दिए तो 10 आउट ऑफ 7 या 7 की डिमांड ही है, तो 10 आउट ऑफ 10 तक में भी मिल जाए, या मैक्सिमम नंबर 8 आपको मिल जाएगा। जितने ज़्यादा जितने पॉइंट्स हैं उतने पॉइंट्स आपने लिख दिए तो इसमें मैक्सिमम नंबर मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर को नंबर काटने का कहीं मौका नहीं मिलता। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, सेम चीज़ अब इसके साथ देखिए, अब ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जहाँ आप कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, ये लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं, इनमें आप एनईपी के क्वेश्चन कोट कर सकते हैं 2020। देखो, मार्केट में जिनकी सारी वीडियोस नोट्स अवेलेबल हैं, उन्होंने 2018 के बाद पढ़ाना बंद कर दिया है। अब यूपीएससी का ट्रेंड ही 2017 से चेंज हो गया है, तो बाकी के 2020 से लेके 24 यानी ये 5 साल जो यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। क्योंकि देखिए सर, आप एक ही तरीके का खाना खाएंगे, खाते बोर हो जाएंगे, तो आपको कुछ नया फ्लेवर चाहिए, कहीं थोड़ा मिर्च चाहिए, कोई मसाला चाहिए। ऐसे ही यूपीएससी के आंसर कॉपी में आपको करंट से अपडेटेड चीज़ें डालनी ही पड़ेंगी, करंट से अपडेटेड कुछ नए फैक्ट्स डाल दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने बाबा नागार्जुन का नाम लिख रहे हैं, आप इन पे कुछ लिख रहे हैं, आपने लिख दिया कि उन्होंने साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, या इनके नाम पे कोई लेटेस्ट में कहीं कोई इवेंट हुआ, या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहीं इनका जिक्र हुआ, किसी इवन प्राइम मिनिस्टर ने कहीं जिक्र, अगर आपने लेटेस्ट में कहीं जिक्र कर दिया, जैसे इनके बारे में अगर मान लो रामधारी सिंह दिनकर है, रश्मि रथी का कहीं आपने जिक्र कर दिया कि आज भी पार्लियामेंट में कई बार इसका जिक्र कर दिया जाता है, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनके बारे में पार्लियामेंट में बोला, तो लेटेस्ट फ्लेवर आप देंगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हिंदी साहित्य में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, नए चीज़ें दिख रही हैं उन्हें। दूसरा, इसमें आपको, हाँ, मैंने जो इसे प्लान किया है टारगेट करने का, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, बट ये मेरा सजेशन है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 50 मार्क्स का है, वो तो आपको करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बट बाकी के जो 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको 150 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये मैंने प्लान किया है। 200 नंबर का क्वेश्चन टोटल आएगा, जिसमें से आपको 150 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। 50 तो कंपलसरी वाला हो गया, 100 नंबर जो है ये ऑप्शनल है, यानी कोई जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उन 3 में से 2 आप यहाँ से अटेंड करिए। अगर आपने यहाँ पे अटेंड किया, देखो दूसरी और चीज़ इंपॉर्टेंट, ये हैं 11 टॉपिक टोटल, ठीक। इनके नोट्स हैं अप्रॉक्स 50 से 60 पेज के होंगे, इससे ज़्यादा के नोट्स होंगे ही नहीं।
अगर इससे ज़्यादा के नोट्स हैं तो उसे आप क्रिस्प करके और छोटा करिए, ठीक है। इनका जो नोट्स होगा वो अप्रॉक्स 100 पेज से ज़्यादा ही होगा, 100-200 पेज, 100-150 पेज का होगा। आप खुद सोचो 100 पेज पढ़ना ईजी है या 50 पेज, आप कितना रिवीजन कर सकते हैं इसका। इसमें आपको फैक्ट की तरह चीज़ें रट लेनी है बस एक बार। और इसमें भी देखिए कुछ चीज़ें फिक्स हैं, इनमें तो आपको फिक्स भी नहीं मिलेंगे। इनमें आपको ये नहीं डिसाइडेड है कि अब आदिकाल से कौन से राइटर का बारे में पूछ लेगा, या भक्ति काल के कबीर जायसी तुलसी किससे पूछेगा, या आधुनिक काल से जनवादी कवि के पूछेगा, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको नहीं पता। लेकिन 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 सर आपको हिंदी भाषा में ये 100% पता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन हिंदी मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना आएगा ही आएगा। आप खुद सोचो ना, एग्जामिनर के लिए कितना, सोचो एक इतना बड़ा फार्म हाउस है, ठीक है, आपको यहाँ से घूमना है, यहाँ घूमने 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 अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। जब आपका स्पेस ही मैंने कम कर दिया, 11 पॉइंट है, तो आप घूम फिर के यहीं तो टकराओगे ना बार बार, तो आपके लिए ये पढ़ना ईजी हो जाएगा। ईजी तो खैर नहीं है इसे रटना पड़ेगा, रट्टा ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं इसमें। जो लॉजिक है तो है, उसमें पढ़ना है। और बट हाँ, इसमें श्योरिटी ज़्यादा है कि क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे। अगर आपने इनमें रट्टा मार के गए हैं तो आप, अगर आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप कर चुके हैं तो आप 100% चांसेस हैं कि आप डेवलप कर लेंगे आंसर्स। हाँ, पेपर 1 का मैंने डिस्कस कर लिया। पेपर 2 पे आते हैं। सेम पैटर्न होता है, टोटल 200 नंबर का खंड का में आएगा, 200 नंबर का खंड खा से आएगा। इसमें हमें क्या करना है, देखिए ये रहा पद्य, ये रहा गद्य, नीचे खंड खा, ये गद्य है, ठीक है। पद्य में वही मैंने बताया, यहाँ वाला सेम चीज़ कि आपको उदाहरण रटने पड़ेंगे। सोचो कबीर पढ़ना है, तुलसीदास पढ़ना है, इनके सारे लोगों के जो रचनाएं हैं वो भी पढ़नी है, इनके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। यहाँ पे पेपर 2 में जो रचनाएं हैं वो पढ़नी है, साथ में उन पे आने वाले क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, रटना है, तैयार करना है। फ़ायदा क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपने चीज़ें 100% लिखनी है। यहाँ आप उस पर्टिकुलर लाइन का जिस्ट भी लिख देंगे ना तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ आपको लिखा है कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, ये याद है तो लिखिए गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागे पाँव। अगर ये याद है एग्जैक्टली तो आप लिख देंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। नहीं याद है तो आप उस केस में नहीं लिख सकते क्योंकि आपको याद कुछ नहीं है। इस वाले केस में आपको एग्जैक्ट लाइन नहीं है कि घिस घिसा के हम कलपुर्जे की तरह हो गए, उस मशीन के उस कलपुर्जे की तरह हैं जो अब एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। अगर आपने इसेंस लिख दिया, क्योंकि एग्जामिनर भी बहुत पहले कहानी, ये सारी कहानी नाटक उपन्यास पढ़े होंगे, अगर उसके इसेंस को आपने दर्शा दिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि आपको हो सकता है ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली नहीं आता बट आपने उसे अच्छे से मैनेज किया। यहाँ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ इस तरीके से हम मैनेज करते हैं जैसे कि बादल को घिरते देखा, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा। तो ये आप अपने फ्लो में लिख रहे थे, बीच में एक छोटी सी लाइन अमल धवल के गिर, जैसे कि बाबा नागार्जुन ने वर्णन किया है कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर, और ब्रैकेट बंद किया, ठीक है, आगे बढ़ गए। इससे तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल, और ये स्किल एक दिन में नहीं आएगी, ये आपको पहले से डेवलप करनी पड़ेगी। अगर होगी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या टारगेट किया है कि आप 150 में से 90 to 100 मार्क्स पेपर 1 के खंड का से लेके आइए, कोशिश करिए। और पेपर 1 के खंड खा से 100 में से 50 से 60 नंबर लाने की कोशिश करिए, जिसका मतलब है कि पेपर 1 से 140 to 160 मार्क्स को आप टारगेट करिए, ठीक। सेम चीज़ पेपर 2 के साथ। पेपर 2 में खंड का को आप कम प्रेफरेंस देके पेपर 2 के खंड खा को प्रेफरेंस दीजिए, और यहाँ पे आप 90 to 100 मार्क्स लाने की कोशिश करिए। यहाँ पे 140 to 160 मार्क्स टारगेट करिए। देखिए इसमें आपको इनकी रचनाएं पढ़नी है, आरंभिक, भ्रमर गीत और ये सब। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा कंपलसरी व्याख्या वाला, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 आएगा व्याख्या का, ये आपको करना ही करना है। व्याख्या के साथ अच्छी बात यह है कि अगर आपने व्याख्या पहचान ली, व्याख्या के राइटर का नाम लिख दिया और व्याख्या ठीक ठाक लिख दी तो सर आप 7 to 8 मार्क्स ईजिली ला सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा टास्क है कि व्याख्या को इस एग्ज़ाम कंडीशन में पहचान पाना, उसके राइटर का नाम याद करके सही राइटर का नाम लिख पाना, ये अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है,
ठीक है। अब ये आगे हमने जो प्लान किया है वो आपके लिए देखा, सॉरी एक चीज़ तो मैंने बताना भूल गया, पेपर 1 में ये फ्लेक्सिबल मार्क्स है, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही है, बट हम टारगेट इतना करेंगे कि पेपर 1 में 140 to 160, पेपर 2 में भी सेम इतना ही टारगेट करेंगे, जिसका मतलब है कि हम 280 से 320 का रेंज हम टारगेट करेंगे। अगर हम 280 से 320 के बीच में कहीं पे भी होंगे तो हम सिलेक्शन वाली जो PDF आएगी उस PDF में हमारा नाम होगा, क्योंकि ये रोल प्ले करती है। और 280 हाइपोथेटिकल नंबर नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 280 के आसपास जाया जा सकता है। इस बार 271 गए हैं, 271 और 280 के बीच में 9 नंबर का ही गैप है, जो कि अच्छा खासा गैप है, बट ये गैप फुलफ़िल किया जा सकता है 9 मार्क्स को। आप 280 से 320 टारगेट करेंगे, तो अगर इसके आसपास भी पहुँचे तो आपका नाम अगले साल PDF में होगा। तो हमने इसे कैसे प्लान किया है, ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। देखिए, फेज़ 1 में डे वाइज मैंने टारगेट दे रखा है, हिंदी भाषा का इतिहास कैसे करना है। ये जो टॉपिक्स के नाम पॉइंट्स लिखे हैं, ये वो वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो लिखे हैं इन पॉइंट्स का मैंने मेंशन कर दिया, क्योंकि लिखना बार बार रिपीटिशन का काम होता, मैंने पॉइंट्स लिख दिया। तो इन पॉइंट्स के हिसाब से आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप हिंदी भाषा का इतिहास वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 1 दिन का मैंने टाइम दिया है आपको, अपने सारे बैकलॉग इसके कंप्लीट कर लीजिए, कुछ अगर बच गया है। साथ ही साथ आपको डेली जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस दूंगा, जिसका मतलब है कि जिस दिन तक आप अपना पूरा पेपर 1 कंप्लीट कर रहे होंगे, आपने टोटल 30 क्वेश्चंस को लिख लिया होगा। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोलूँगा, आंसर राइटिंग का ही गेम है। आप जितना अच्छा उत्तर लिखेंगे, जितना ज़्यादा उत्तर लिखेंगे, अच्छा तो सेकेंडरी है सर, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना बेहतरीन कर पाएंगे। एक और की पॉइंट बता देता हूँ, UPSC का जो मेंस है ना, मेंस में आपको पेपर कंप्लीट कर दिया आपने ना, 20 क्वेश्चंस जो आपके हैं GS के, उनको अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया ना, तो आप सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। क्वालिटी यहाँ पे सेकेंडरी आती है, क्वालिटी सेकेंडरी है, क्वांटिटी पहले। क्वांटिटी यानी वो आपके वो 20 क्वेश्चन करने हैं, क्वालिटी आपको मैनेज तो करना ही करना है। क्वालिटी में ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी कंटेंट लिख दें कि कुछ भी इन्होंने ऐसा, आपको UPSC सर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आपको बैठने के लिए आपका जो ब्रेन है ना, इसे ओपन होना ज़रूरी है। ये अगर ओपन होगा, इंस्टेंट लिखने के लिए रेडी होगा, तो ही आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए, 27 तारीख तक आपका हिंदी भाषा का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फिर 29 जून से 6 जुलाई तक आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट करना, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर कहानी, उपन्यास, नाटक और रंगमंच। 1 दिन मैंने दिया है इनको। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, आलोचना, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, सर इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसके नोट्स कितने होते हैं, हार्डली 10 to 12 15 पेज के होते हैं। 10 से 15 पेज में से आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है, ROI बहुत ज़्यादा है। आप इस 10 से 12 पेज को रट्टा मार के जाओ, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो 10 मार्कर मिले, चाहे वो 15 मार्कर मिले या 20 मार्कर, तीनों ही केस में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप अगर 7, 10, 12, 15 जो नंबर आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर पाओ, क्योंकि आपको पता है ये समझ लो क्वेश्चन पेपर आउट है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़, हाँ आप ये बोल सकते हो कि एक दिन में सर आदिकाल कंप्लीट कैसे होगा, भक्तिकाल कैसे कंप्लीट होगा, रीतिकाल, अरे तो बहुत बार हमें भी पता नहीं होगा। आपको पुश करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। जब आपके पास टाइम कम हो, काम ज़्यादा हो, तो आपका ब्रेन आपको रास्ते बताता है किस तरीके से आपको उसे टारगेट करना है, कितने पॉइंट्स को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसे छोड़ देना है, कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और दूसरी चीज़, इन टॉपिक को देते हुए, जैसे ये वाला कहानी, उपन्यास, इन 2 में मुझे पता है कि आपको इनका इतिहास पढ़ने में हार्डली 2 घंटे लगने हैं, 3 घंटे लगने हैं। उसके बाद का टाइम बचेगा सर आपके पास। ऑप्शनल को ये मत सोचिएगा कि आप 2 घंटे 3 घंटे में ही काम, ऑप्शनल आपका दिन का कम से कम 5 से 6 घंटा चाहिए सर। उसको 5 से 6 घंटे में ही आप इसे प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है, रट्टा मारना है, फिर आपको कंटेंट डेवलप करना है। ये 3 काम करने हैं आपको। इन तीनों काम के लिए आपके पास कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम होना चाहिए।
बाकी का टाइम आप जीएस को दीजिए, कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट 5 घंटा तो आप इसे दीजिए ही दीजिए ऑप्शनल को। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ऑब्वियसली है हेक्टिक, बट इनके जो आपको टाइम मिलेगा उसे, और ये जो एक दिन पूरा मिलेगा, इसमें आप उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। फिर पेपर 2 है। पेपर 2 में आपको व्याख्या, इनकी सबकी व्याख्या पढ़नी है, इसीलिए मैंने एक एक दिन में एक एक राइटर के नाम दिए हैं जिससे आप पढ़ सकें, क्योंकि कबीर के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। कबीर का खैर ज़्यादातर नाम आ जाता है व्याख्या वाले में, बट फिर भी आप, खुदा न खास्ता आ ही गया ऐसा कि जिसमें आपको व्याख्या दे दी गई और व्याख्या में नाम नहीं है कबीर का, तो आप इसे एटलीस्ट एक बार आंखों के सामने से गो थ्रू करिए। इसलिए पूरे मैंने एक दिन का टाइम दिया है। 100 है इनकी इनके 100 पद हैं, उन्हें 100 को 100 नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। जब ये आएगा मैं बता दूंगा कितने इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ने। सेम चीज़ सूरदास के साथ है, भ्रमर गीत पढ़ना है, तुलसीदास, आप रामचरितमानस का सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड पढ़ना है आपको। कविता, हाँ एक पॉइंट, कवितावली का उत्तरकांड है वो, रामचरितमानस का उत्तरकांड नहीं है, ये ध्यान रखना। जायसी का पढ़ना है, पद्मावत आपको, बिहारी के, इन सब के वही पॉइंट मैं बताऊँ, वही व्याख्या बताऊँगा जो इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें पढ़ने से आपको चांसेस हैं। देखो अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो किसी को नहीं आता, ये मान के चलिए। आप एक बेसिक प्रिपरेशन करके चलिए कि इस पॉइंट से अगर आया तो मैंने लिख दूंगा, इसके बाहर से आ गया तो मैं खेलूँगा। फिर वो ये रचना अमुक द्वारा लिखी गई है, बहुत बेहतरीन है, ये वो आंसर राइटिंग स्किल वहाँ पर काम आएगी। देखिए जिनकी रचनाएं छोटी हैं वहाँ मैंने उन्हें कम कर दिया, जैसे निराला की राम की शक्ति पूजा, वो हार्डली आधे 15-20 मिनट या आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है। अज्ञेय की रचना है, वो भी कम समय में हो जाए। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन की कविताएं, ये हार्डली आधे घंटे में अच्छे से पढ़ के निपटा सकते हो। लेकिन इनके साथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना, जैसे क्वेश्चन इन पे एक बहुत बहुत क्वेश्चन आता है, नागार्जुन जनवादी कवि हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो इनको आपको तैयार करना है। दिनकर और मुक्तिबोध, इनकी दोनों की रचनाएं जो हैं थोड़ी आसानी से एक दिन में मैनेज की जा सकती हैं। और ऐसा नहीं कि कबीर, तुलसी, सूरदास, बिहारी, इन चार, इनके पढ़ते हुए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। कुछ ऐसे हैं जैसे कबीर का है, आप सिर्फ पढ़ोगे, वो एक लाइन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, किस तरीके से टैकल करना है। सेम चीज़ तुलसीदास, कबीरदास, इनके जो मैंने इसे एक दिन इसलिए भी दिया है कि आप इसके अल्टरनेटिव, सपोज आपने पीछे कहीं कोई बैकलॉग कर रखा है, उसे यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कबीरदास हिंदी साहित्य के इतिहास वाले पॉइंट में भी आते हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक रह गया उसे आप यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। सेम चीज़ अब आ जाइए पेपर 2 के खंड खा में, यानी गद्य वाले पार्ट में, जिसे हमें अच्छे से टारगेट करना है। इसमें क्योंकि उपन्यास आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 1 रीडिंग करके रखा हुआ है, आपका प्रीलिम्स हो चुका है, आपने एक बार रीडिंग करी है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप कम टाइम में चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। हिंदी उपन्यास को आप ऑलरेडी अभी ऊपर पढ़ेंगे यहाँ इतिहास वाले में, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे, कहानी और उपन्यास, यहाँ पे चीज़ें जो आप पढ़ेंगे वही चीज़ें आगे जाके रिपीट होंगी, बट यहाँ स्पेसिफिक आपको रिपीट होना है। गोदान, दिव्या, महाभोज और मैला आंचल, ये 4 उपन्यास 3 दिन में अच्छे से मैनेज किए जा सकते हैं, क्योंकि इनसे भी रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे महाभोज में है, हर बार दिनेश को लेकर युद्ध के मैदान में जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो, सॉरी व्याख्याएँ हैं, ऐसी व्याख्याएँ जो आती हैं। मैला आंचल की कि फिर वो अपना घर बनाने के लिए, जो आखिरी का पार्ट है वहाँ से आती हैं। गोदान में यही इनका गोदान आखिरी वाला हिस्सा, जहाँ गोदान होरी ने देह त्याग दी। तो ऐसे कुछ फिक्स पॉइंट्स हैं जहाँ से व्याख्याएं आएंगी ही आएंगी। इसकी भी व्याख्या का इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। प्रेम मंजूषा, इसके भी मैंने नोट्स मेरे पास हैं, बहुत बहुत ईजी हैं, हार्डली आधे घंटे आपको लगेगा, या 1 घंटा मैं कर रहा हूँ, चलो इन दोनों पार्ट को, कहानी को निपटाने में हार्डली 1 घंटे में आप पूरा निपटा दोगे। ये रही फिर नाटक में आपको 3 पढ़ने हैं, आषाढ़ का दिन, स्कंद, भारत दुर्दशा। अगर 20 मिनट लग जाए ना आपको पढ़ने में तो बहुत टाइम है, 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। स्पीड आपकी अगर ठीक ठाक है तो 20 मिनट में पूरी रचना ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आषाढ़ का एक दिन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ी है तो बहुत सारे नाटक अवेलेबल हैं, वो 1 आवर के नाटक हैं, उतने में ही आपको सारी, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा किसी न किसी का। वो हार्डली 1 घंटे का होता है या 1.5 घंटे का, इतने में आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और पूरा ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बट आई होप कि आपने पढ़ा होगा इसे, नहीं पढ़ा होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं इसकी समरी दे दूंगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दूंगा।
स्कंदगुप्त थोड़ी टफ रचना, इसे आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसकी रचना मिला क्योंकि जयशंकर प्रसाद है, जिसमें प्रसाद गुण का थोड़ा कमी मानी जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है और सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक और फिर अगेन यही वाली बात आई जो वहाँ पे मैंने बोला था कि आलोचना और हिंदी की अन्य विधाएं, ये फिर से यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन या तो पेपर 1 में, पेपर 2 में आएगा ही आएगा। पेपर 1 अगर आपने वहाँ अच्छे से तैयार किया, पेपर 2 अच्छे से हो जाएगा। इसके भी आपको हार्डली 10-12 पेज के ही नोट्स होंगे, 10-12 पेज में इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है। फिर आपको मिलेगा 1 दिन का बैकलॉग, इसमें आपको कंप्लीट करना है अपना ये पूरा जो कुछ भी इसमें बच गया है। फिर आपका इस दौरान देखो, इस दौरान हमने क्या प्लान किया है कि टॉपिक आपको पढ़ना है, साथ में 2 व्याख्या प्लस 1 क्वेश्चन। अगर आप इसे जैसे जैसे आपका रिक्वेस्ट होगी कि इसे 1 व्याख्या 1 क्वेश्चन या जैसे भी आप बोलेंगे उस तरीके से, बट हम मिनिमम प्लान करके चल रहे हैं कि 32 क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लेंगे, आंसर राइटिंग कर लेंगे। फेज़ 2 में हमने 4-4 दिन दिए हैं सबको, सारे पार्ट को। देखो, पेपर 1 खंड का, पेपर 1 खंड खा, पेपर 1 पेपर 2 16 दिन में आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 16 डेज़ में आपको इसे कंप्लीट करना है। इसमें क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो इस 4 दिन में आप अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फोकस करिए आंसर राइटिंग पे। अगर आप यहाँ 5 से 6 घंटे अभी भी दे रहे हैं तो आपका 3 घंटे में 3 घंटे में आप इसे रिवीजन करिए। 2 घंटे आप कोशिश करिए राइटिंग, अपने राइटिंग स्पीड बढ़ाइए। आपको लिखना है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको 3 से 5 डेली देंगे। 3 से 5 इसलिए मैंने दिया है क्योंकि आप अगर कहेंगे तो 3 क्वेश्चन दे दूंगा, आप अगर डिमांड करेंगे तो 5 क्वेश्चन डेली लिखने, जिसका मतलब है कि मिनिमम 40 या 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम 80 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर आपने ये सारे आंसर राइटिंग्स और इस तरीके से चीज़ों को फॉलो किया तो आप पेपर 2 कंप्लीट होते होते और अप्रॉक्स 110 से 140 क्वेश्चन सिर्फ 51 डेज़ में आप 120 to 140 क्वेश्चंस लिख लेंगे। 110 से 140 क्वेश्चन लिखना मजाक बात नहीं है। जिस दिन आप लिख लोगे, खुद पेजेस पलटोगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये रहा हमारा लास्ट फेज़, जो 5 दिन हमें मिलेंगे प्रिपरेशन के पेपर के बीच में। इन 5 दिनों में हमें 1 दिन में पेपर 1 खंड का निपटाना है, 1 दिन में खा निपटाना है, पेपर 2 खंड का, पेपर 2 खंड खा निपटाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैम यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको एक FLT 2014 का पेपर 1 का साथ में निपटाना है। सेम चीज़ पेपर 1 का FLT 2023 का, पेपर 2 का FLT 2024 का 23 का एक FLT। आपको इतना मिनिमम करना ही करना है, इससे नीचे काम नहीं चलने वाला। लेटेस्ट के पेपर को आप सॉल्व करके जाइए और 1 दिन का ये टाइम मैं दूंगा आपको, आपके उंगलियों को आराम करने के लिए। और आपका कुछ अगर रह गया हो, आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रिवाइज़ करिए एंड दैट्स इट। 31 तारीख को जाइए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए और इस PDF में अपना नाम लिखवा के आइए। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको कंट्रीब्यूट किया है, कुछ काम की चीज़ बताई है, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आपको पसंद आए वो करिए। और ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड, इससे आप फॉलो कर सकते हैं। QR कोड के साथ अगर नहीं फॉलो कर सकते, आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहाँ से इस चैनल पे आइए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं दे पाया, अब एंड तक पहुँचे हो तो ऑब्वियसली कुछ तो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो एक जो आपको बेहतरीन एक गिफ्ट जो मैं देना चाहूँगा, वो गिफ्ट ये है कि डेली मैं आपका स्टार्टिंग के जो 1 से 2 पर्सन होंगे उनकी आंसर कॉपी चेक कर दूँगा। आंसर कॉपी मैं चेक करके इवेलुएट करके डाल दूँगा। बाकी की जो आंसर कॉपी हैं, आई सजेस्ट, आई रिकमेंड, आई रिक्वेस्ट पीयर टू पीयर रिव्यू, क्योंकि आप सभी मेंस लिख रहे हैं तो आप सबको इस चीज़ की नीड है। आप एक दूसरे की कमियां बताएं ताकि वो दूसरे इम्प्रूव कर पाएँ, आप उनमें सुझाव दे सकें। कमियां बताने का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती की कमियां ही बतानी है, आप उनसे अप्रिसिएट भी करें, आप उन्हें बताएं। खैर, जब आंसर राइटिंग की
अगली वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल में क्या करना है। अभी के लिए बस इतना ही, आप इसमें जुड़ जाइए। और ये वाली जो PDF है इसे मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इसे फॉलो करिए, डेली मैं टारगेट और डेली के क्वेश्चंस उसी चैनल पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।